नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना जो आज बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है कक्षा 11वीं का रहेगा। हिंदी अनिवार्य को लेके अपन बात करेंगे और अपनी 6 नंबर की ये क्लास रहेगी। क्रम मैंने इसलिए लिखा है, उसका भी एक रीज़न ये है कि क्रम रहेगा तो आप टॉपिक वाइज जो है वो आगे से आगे पढ़ेंगे। मैं जिस चैप्टर को लेके बात करूँगा उस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। बीच में उसका ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोज़ उसके पहले डाल दिए फिर उसके बाद में डालूँगा, ऐसे नहीं है। एक चैप्टर के जितने वीडियोज़ बन सकते हैं उन सबको एक साथ ही आपको जो है मैं डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अपनी यहाँ पर जो पुस्तक रहने वाली है वो रहने वाली है आरोह भाग 1, और यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो गद्य खंड को लेके बात करने वाले हैं। इसका पहला ही पाठ जो रहेगा वो मुंशी प्रेमचंद का रहेगा, नमक का दरोगा। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो परिचय था वो अपन ने पहले कर लिया है, उसका एक वीडियो बन चुका है, यानी अपनी 5 नंबर की जो क्लास है वो उसकी हो चुकी है, और 6 नंबर की जो क्लास है वो आज होने वाली है। जो नमक का दरोगा जो पाठ रहेगा उसको बहुत बढ़िया ढंग से आपको जो है पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी पूरी की पूरी जो समरी है यानी पाठ का जो सारांश है या जो सार है वो यहाँ पर आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया जाएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, मैंने अपना टेलीग्राम का नीचे लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई पर्सनल कमेंट तो भाई जो है आप नहीं कर सकते मेरे से, ठीक है, उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेल आईडी मेरी इस पे दी हुई है, और मैं सीधे बताऊं आपको, टेलीग्राम चैनल है उसको आप जो है उसमें ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर भी जो है आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपना जो है जो अपना रहेगा फेसबुक अकाउंट भी मैंने ऐड कर रखा है इसमें। इसके अलावा अपना यूट्यूब का तो चल ही रहा है, ठीक है, और इंस्टाग्राम की आईडी भी जो है यहाँ पर दे रखी है, तो उस पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है टाइम टाइम पर मैं आपसे रूबरू होता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं नमक का दरोगा, अपना जो पार्ट रहेगा उसकी समरी को लेके, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें कहानी के सार को लेके। तो देखिए, ये कहानी जो है उसमें एक नमक का दरोगा होता है कि ऐसी कहानी आपको इसमें मिलेगी, नमक का दरोगा। देखो, नमक का यहाँ पर जो है वो होता है, तस्करी होती है, और दरोगा पद पर जो है वो एक अधिकारी है, वो कौन है उसकी बात मैं आगे करूँगा, अभी उसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो इस पाठ की रहती है वो है कि धन के ऊपर विजय जिसकी होती है वो है धन के ऊपर धर्म की जीत अंत में जो है वो दिखाई देती है। शुरू में जो था, बीच में जो था, वो धर्म पर किसकी विजय हो गई थी? धन की विजय हो गई थी। लेकिन अंत में जो है धन भी किसके सामने झुक जाता है? धर्म के सामने। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए, यहाँ से अपनी शुरुआत होती है कि एक समय था जब नमक पर सरकारी नियंत्रण हुआ करता था, और उसी समय की ये कहानी बताई गई है। इसका पहला बिंदु जो हमारा रहता है वो है मुंशी वंशीधर की नौकरी लगना। यानी मैं बात करूं तो कहानी यहाँ पर जो रहेगी, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, यहाँ इस कहानी का जो मुख्य पात्र है या मैं मुख्य नायक कहूँ तो वो है अपने यहाँ पे मुंशी वंशीधर, ठीक है। उसकी नौकरी कैसे लगती है, देखिए, सरकार ने जब नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था या नियंत्रित उसको कर दिया था, तो लोगों ने क्या किया भाई, चोरी छिपे इसका व्यापार वो करते थे। देखो, किसी भी चीज़ पर अगर नियंत्रण करती है सरकार तो बिल्कुल ये आम बात है कि लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करते ही करते हैं, और सभी सम्मानित नौकरियों को छोड़कर नमक विभाग में नौकरी पाने की इच्छा वो लोग करने लगे। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि नमक विभाग में ही लोग नौकरी पाने की इच्छा क्यों रख रहे थे? क्योंकि देखो, नमक विभाग जो था उसमें पैसों की बारिश थी। पैसे कैसे? देखो, पैसे थे रिश्वत के तौर पे, यानी रिश्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मिलती थी। इसलिए हर कोई जो नौकरी चाहता था वो चाहता था नमक विभाग में नौकरी चाहता था। भाई, सम्मानित नौकरियों को छोड़ रहे थे, जिनमें बहुत, जैसे पटवारी की नौकरी थी उस समय बहुत बढ़िया मानी जाती थी, उसको छोड़कर भी लोग जो है कौन से विभाग में आना चाहते थे? नमक विभाग में। अब देखिए, मुंशीधर भी ऐसे ही हैं, मुंशी वंशीधर हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद में नमक विभाग में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और उनको दारोगा के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। और जब नौकरी मिली तो नौकरी मिलते ही बूढ़े माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी हुई
कि बच्चा इतने दिनों तक पढ़ाई कर रहा था और करते ही आज जॉब लग गया, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन नौकरी पर जाते ही देखो क्या हुआ, जाते समय वृद्ध पिता ने आशीर्वाद दिया है कि भाई हमेशा तुम्हें क्या करना है, जो ऊपरी कमाई है उसको तुम्हें स्वीकार करना है, आशीर्वाद देते हैं इस बात का। और अपने अनुभव के आधार पर ऊपरी जो आमदनी है उसको ध्यान रखने की सलाह भी देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन ऊपरी जो आमदनी होती है वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है, तो उस प्रसाद को हमें त्यागना नहीं है, उसको अपना लेना है। तो इस प्रकार की बातें जो है मुंशी वंशीधर से जो है उनके पिता द्वारा की जाती है। चलिए आगे बात करें तो वंशीधर जो थे वो आज्ञाकारी पुत्र था, पिता की बातें आराम से सुनता है और वहाँ से चल देता है, क्योंकि इस संसार में देखो उनके लिए धैर्य उसका मित्र था, धैर्य धारण करना ही सबसे बड़ी बात मानी जाती है। बुद्धि जो थी वो उसका पथ प्रदर्शन का कार्य कर रही थी और आत्म अवलंबन ही उसका क्या था, सहायक था। यानी खुद का वो सहारा चाहते थे और बुद्धि से वो काम करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है। चलिए आगे मैं बात करूं, थोड़े ही दिनों में देखो होता क्या है, नौकरी करते हैं, कुछ सप्ताह वहाँ पर बिताते हैं, 6 महीने तक वो नौकरी कर लेते हैं। 6 महीनों में देखो उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोहित कर लिया था। अब होता यह है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बढ़िया जगह लगाया जाता है, ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर तस्करी वगैरह ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों पे आप अपनी कठोरता का प्रदर्शन करके जो है सरकारी विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचाने की उम्मीद आपसे रखी जाती है। तो इस प्रकार का काम जो है वो सौंपा गया था, किसको, वंशीधर को भी सौंपा जाता है। अब देखो होता क्या है, नमक की गाड़ियों को पकड़ना और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने की बात अपन करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, एक रात के समय की बात है, दारोगा जी यानी जो मुंशी वंशीधर थे वो सो रहे थे, दरोगा के पद पर हैं, तो दारोगा जी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि अचानक से उनको जो है गाड़ियों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है और उनकी आवाज़ को सुनकर जो है उसकी आंखें खुल जाती हैं और उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही हैं, ये कौन है जो इतनी रात को नदी पार कर रहे हैं। और जब वे उठकर उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये गाड़ियाँ तो नमक की तस्करी करने वाले शहर के एक बहुत बड़े व्यवसायी पंडित अलोपीदीन की है। ये उनको पता चलता है वहाँ पर जाते ही, और तुरंत ही उन गाड़ियों को जो है वो रोक लेते हैं, वहाँ पे उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और इन गाड़ियों में पता होगा नमक ले जाया जा रहा था, वंशीधर ने वे सभी गाड़ियाँ वहाँ पर रोक दी हैं और पंडित अलोपीदीन को वहाँ पर तुरंत बुलाया जाता है और गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है। अब ये देखकर जो अलोपीदीन था, क्योंकि अलोपीदीन के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई, इस प्रकार की घटना उसके साथ में कभी घटित नहीं हुई थी, यानी ऐसा मौका कभी उसके लिए आया ही नहीं था कि उसको कोई इस हिसाब से बोले कि भाई तुमको गिरफ्तार कर ले ना, गिरफ्तार करने की कभी नौबत ही नहीं, यानी ऊंची आवाज़ में भी किसी ने बात नहीं की थी उससे। तो ये देखकर वो स्तंभित होते हैं, थोड़े आश्चर्यचकित होकर जो है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पंडित के जीवन में ये पहला अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर स्थिति का सामना करना पड़ रहा था और पंडित जी ने देखो वंशीधर को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन वंशीधर भाई ईमानदार था, काम का भी वास्तव में ईमानदारी दिखाता था पूरे काम में, तो इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है। रिश्वत नहीं ली है, 40,000 रुपये तक वो दे रहा था लेकिन नहीं ली। आगे बात करें तो पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, यानी अलोपीदीन के सामने ऐसी पहली स्थिति क्रिएट हुई थी कि उसने धन के, भाई धर्म हावी हो रहा है आज किस पर, धन का अपमान वो कर रहा है, धन को स्वीकार वो नहीं कर रहा है, तो ऐसा होते उसने पहली बार देखा था। तो वंशीधर उसी समय जब वो रिश्वत देते हैं तो उसी समय कड़क कर कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, उन लोगों में से हम नहीं हैं। तो देखो वंशीधर ने अपने जमादार था जिसका नाम था बदलू सिंह, उसको पंडित जी को हिरासत में लेने के लिए कहता है और धर्म ने धन को पैरों तले उसी समय कुचल डाला और पंडित जी वहीं पर ही मूर्छित हो जाते हैं। अब मूर्छित तो होना ही है, बेहोश तो होना ही है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आया है ना, तो ऐसी स्थिति क्रिएट वहाँ पर होती है। तो देखो यहाँ पर ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। भाई दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ यानी
बात जो थी वो आगे से आगे बढ़ती रहती है, दुनिया सोती रहती है, लेकिन जीव चलने का मतलब है कि जो बात थी कि पंडित अलोपीदीन को मुंशी वंशीधर ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, तो ये बात आग की तरह जो है वो पूरे शहर भर में फैल जाती है। सवेरे ही बात करें तो बालक है, वृद्ध है, सभी के मुँह से यही बात सुनाई दे रही थी कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पंडित जी की निंदा कर रहे थे, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। क्योंकि देखो, जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है वो, उसमें भी कमियां भी बहुत सारी नज़र आती हैं, और वो वास्तव में लोगों को शायद गलत ही नज़र आ रहा होगा, और गलत होगा भी, क्योंकि तस्करी करता तो सही व्यक्ति तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो लोग यही की निंदा कर रहे थे, पंडित जी की ही निंदा कर रहे थे, ना कि वंशीधर की। सभी ने कहा कि चलो पापी का पाप कट गया। आगे देखिए कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाला जो ग्वाला था, और कल्पित रोजनामचे बेचने भरने वाले अधिकारियों की बात करें, और रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला अगर कोई बाबू था, और जाली दस्तावेज बनाने वाला अगर कोई सेठ या साहूकार था, तो ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब देखो, अब हुआ हाल ये कि बड़ा सेठ था, बड़ा व्यवसायी था, पकड़ा गया गलत काम करते हुए। तो ये लोग भी तो क्या कर रहे हैं, अरे ये लोग भी तो क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम करेंगे तो भाई गलत वाले के पक्ष में रहेंगे। जो गलत काम कर रहा था वो उसके पक्ष में बोलेंगे। गर्दनें चलाने का मतलब क्या है, गर्दनें चलाने का मतलब वो उनकी तरफ थे, पंडित अलोपीदीन की तरफ वो बातें कर रहे थे। लेकिन उनके भी मन में एक भय था कि इस प्रकार का अधिकारी हम अगर हमारे सामने आ गया कभी, तो हमारी भी यही हालत होने वाली है। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए, दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को जो है अभियुक्त होकर अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गया। अब अभियुक्त का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, जिसको पकड़ा है, लेकिन उसको अभी जो है उसका अपराध घोषित नहीं हुआ है, उसको अभियुक्त कहा जाता है। तो उसको अदालत की तरफ ले जाते हैं, पूरे शहर में खलबली मच जाती है। तो अदालत का दृश्य आपको दिखाते हैं। अदालत पहुंचने की देर थी कि उसे अदालत में पेश करके मुकदमा जैसे ही प्रारंभ किया, क्योंकि अलोपीदीन तो भाई इस अगाध जंगल के शेर माने जाते हैं, यानी वो कहीं पर भी जो है कुछ भी कर सकते थे, शेर थे, उनके लिए तो वो एक आम बात सी थी। तो अलोपीदीन के वहाँ पहुँचते ही सभी उन्हें कानून के शिकंजे से निकालने का प्रयास करने लगे, क्योंकि भाई पैसे थे, पैसे का पावर था, तो भाई उन्होंने हर व्यक्ति को जो भी था उसको खरीदने का प्रयास उसने कर रखा था। तो हर कोई उसको निकालने का प्रयास वहाँ से कर रहा था। और न्याय के मैदान में देखो, धर्म और धन के बीच में युद्ध होता है, अदालत में ये काम होता है, और वंशीधर वहीं पर ही चुपचाप खड़े खड़े देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास में सत्य के सिवा ना कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। यानी उसके पास कोई ठोस पुख्ता सबूत तो था ही नहीं। और जो भाई उनके साथी भी जो वहाँ खड़े थे, वो भी शायद पैसों में जो है वो डामाडोल हो गए होंगे, पैसों के लालच में वो भी इधर उधर हो गए होंगे। तो गवाह थे, लेकिन लोभ से वो भी क्या हो गए, डामाडोल लगे। गवाह थे कि भाई हाँ, तुमने देखा था ये काम ऐसा कर रहा था, वहाँ पर नमक की तस्करी चल रही थी। तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि शायद अलोपीदीन ने उन्हें भी क्या दे दिए थे, पैसे दे दिए थे, और उसके कारण वो भी पलट गए। आगे देखिए, अलोपीदीन के पक्ष में फैसला होता है। न्याय के दरबार में धन की विजय होती है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण को असत्य बताकर उसके पक्ष में फैसला सुना दिया, क्योंकि डिप्टी मजिस्ट्रेट जी तो खुद उनके पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने भी पेटियां भर भर के लिए। तो वकीलों ने फैसले को सुना और उछल पड़े, क्योंकि भाई पैसे मिले हैं और सफलता मिली है तो खुशी तो होनी है। इस पर वंशीधर की आलोचना होने लगी, वंशीधर को भला बुरा वो लोग कहने लगे, उन्हें अपमानित किया जाने लगा। गलत बात थी वैसे। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, और फिर क्या होता है देखो, नौकरी से मुअत्तली का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। तो मुंशी जी को कार्यपरायणता का दंड मिला। जो उसने कार्य किया था, जो उसने काम किया था, उसके लिए उसको सजा मिली। क्या मिली कि उन्हें धन से भाई उन्होंने क्या किया था, धन से बैर मोल लिया था, दुश्मनी ली थी धन से, और उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। और वो चुकाई है कैसे, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 1 सप्ताह में मुंशी जी को नौकरी से मुअत्तली मिल गई, अर्थात नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया मुंशी जी का, और उसके परिवारजन की तो आप पूछो ही मत, वो कितने नाराज़ थे। देख लो कितने थे कि बूढ़े पिता ने तो उस अत्यंत क्रोधित होते हुए बहुत कुछ सुनाया था।
और वृद्ध माता का सपना था कि तीर्थ यात्रा करके आएंगे, लेकिन वृद्ध माता का वो सपना भी टूट गया, इसलिए वृद्ध माता भी क्या हो गई, दुखी हो गई। वृद्धा माता थी, दुखी हो गई। वृद्ध नहीं आएगा, वृद्धा आता है यहाँ पे, ठीक है। माता है, स्त्रीलिंग है, तो वृद्धा ही आएगा। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की, करेगी भी कैसे कि उसके भी बहुत सारे सपने थे वो ऐसे ही टूट गए। आगे देखिएगा, वंशीधर के घर अलोपीदीन का आगमन किस प्रकार होता है। कई सप्ताह बीत जाते हैं, नौकरी चली गई है। एक दिन शाम का समय था, पंडित अलोपीदीन जो है मुंशी जी के घर पर आते हैं और वंशीधर के जो पिताजी थे वे उनका बड़े खुशी के साथ में स्वागत करते हैं और अपने पुत्र के व्यवहार पर खेद भी प्रकट करते हैं, दुख भी प्रकट करते हैं कि मेरे बेटे से गलती हो गई। परंतु पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा की खूब प्रशंसा की और कहा कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ। ये कौन कहता है, पंडित अलोपीदीन। ये आज अलग ही रूप में नजर आ रहा है। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। ऐसा करते हुए अलोपीदीन एक स्टाम्प लिया हुआ पत्र उसके सामने रख देता है, जिसे पढ़कर वंशीधर ने कृतज्ञता प्रकट की है, किए हुए उपकार को माना है। उसी पत्र में देखो क्या लिखा हुआ था कि अलोपीदीन जो था वो मुंशीधर को अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने जा रहा था। बहुत बड़ी बात थी ये, और ये तो वास्तव में वंशीधर के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो देखो लास्ट में क्या होता है, कर्तव्य निष्ठा की विजय किस प्रकार होती है। मुंशी वंशीधर ने अलोपीदीन का जो आग्रह था वो पहले तो अस्वीकार किया कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो उसने कहा कि भाई मुझे इस काबिल ही व्यक्ति चाहिए जो आपके जैसा होगा ना। तो अंत में उसका आग्रह स्वीकार कर लेता है और कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। उसी समय वंशीधर की आंखें जो है वो भक्ति है, श्रद्धा है, कृतज्ञता से भर जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अंत में पंडित अलोपीदीन जो है वो उसको गले लगा लेता है। तो इस प्रकार अंत में यही निष्कर्ष निकला था, शुरू में जो बात कही थी कि धन पर किसकी विजय होती है, धन पर धर्म की विजय होती है। पूरा का पूरा मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लो आपकी कोई समस्या है, कहीं पर कोई लाइन समझ में नहीं आई या किसी शब्द का अर्थ, अगर आप जैसे आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में पढ़ते हो, किसी शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं आता है, शब्द का अगर अर्थ नहीं आता है तो वो शब्द आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जो जो अर्थ होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो अपना नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, पार्ट नंबर 2 कौन सा रहेगा, जो अपना है मियाँ नसरुद्दीन वाला। सबसे पहले हम उसकी कवियत्री का परिचय करेंगे, उसके बाद में हम जो है उस पाठ का सारांश देखेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना, और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।